स्वागत है मुर्दहिया डॉक्टर तुलसीराम के द्वारा लिखित आत्मकथा मुर्दहिया का वाचन कर रहे हैं। आज हम देखेंगे भाग 6 पार्ट 4 और भाग 6 का यह पार्ट 4 है। आज भाग 6 समाप्त हो जाएगा और अगले अंक में हम भाग 7 देखेंगे। हमने भाग 6 का भाग 3 देख चुके हैं। 3 भाग हमने देख लिया है, 3 पार्ट देख लिया है भाग 6 का। और आज देखते हैं आगे। इसका शीर्षक है चले बुद्ध की राह। हमने यहाँ तक देखा था, आखिरी लाइन हम पढ़ते हैं, आपको याद आ जाएगा। चंडेसर के 1 महीने के प्रवास के दौरान मैं गौतम बुद्ध और हीरालाल के बीच किसी सर्कस के झूला नट की तरह इधर से उधर उछलता रहा। यहाँ तक हमने देखा था। आज देखते हैं आगे। वाचन स्वर है अवनीश। अंतिम परीक्षा के बाद मैं 29 मार्च 1964 यानी 29 मार्च 1964 को चंडेसर से वापस अपने गांव धर्मपुर लौट आया। मैं पहली बार इतने लंबे समय तक घर से बाहर रहा। मेरी माँ और दादी मेरी अनुपस्थिति में बहुत चिंतित रहीं। अतः घर वापस आने पर सबसे ज़्यादा खुशी हुई इन लोगों को, माँ और दादी को। इस इम्तिहान के बाद 3 महीने की छुट्टियां थी, किंतु भविष्य पूर्णतः अनिश्चित था कि अब क्या होगा। बड़ी बेकरारी से परीक्षा फल का इंतजार होने लगा था, जो मध्य जून के आसपास निकलने वाला था। सबसे बड़ी चिंता इस बात की थी कि 10वीं के बाद पढ़ाई की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि हमारी करियात में कोई इंटर कॉलेज नहीं था, जिसका मतलब यह था कि सिर्फ चंडेसर या आजमगढ़ में टिककर पढ़ना संभव हो सकता था। कुल मिलाकर यह सब कुछ मेरे लिए असंभव था। यही चिंता मुझे खाए जा रही थी। इस लंबी छुट्टी के दौरान पिताजी ने एक बार फिर मुझे सुदेश्वर पांडे के खलिहान में दवरी में लगा दिया। साथ ही साथ उनका रहट भी हाँकना पड़ता था। बीच बीच में दलित बस्ती की आती जाती बारातों में शास्त्रार्थ के लिए मेरी खूब मांग होती रहती थी। ऐसी ही एक बारात हमारी बस्ती से करीब 10 किलोमीटर दूर मंदे नामक गांव में गई थी। वहां मेरे चचेरे चाचा बीसू के बेटे जगलू की शादी होने वाली थी। मजलिस के दौरान शास्त्रार्थ शुरू हो गया। घराती पक्ष ने अपने को हारता पाकर खेजवश लाठियां निकाल लिया। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष लड़ाई के लिए आमने सामने खड़े हो गए। मेरे गुस्सैल नग्गर चाचा ने चिल्लाकर बारातियों से कहा कि वे घरातियों पर हमला बोल दे। अंततोगत्वा मंदे गांव के कुछ बुजुर्गों ने हाथ जोड़कर सबको शांत किया। किंतु बाराती नग्गर चाचा के नेतृत्व में बिना खाए पिए अपने गांव वापस चल दी। अभी हम सब मंदे गांव से बाहर पहुंचे ही थे कि घराती पक्ष के लोग दौड़ते हुए आए और बारातियों के पैरों पर गिरना शुरू कर दिए। बारात, आप जानते हैं कि बाराती वाले का थोड़ा सा दबदबा रहता है, बारात वाले या लड़के वाले का। बारात वापस लौटने पर राजी तो हो गई, किंतु नग्गर चाचा ने शर्त पेश कर दी कि घराती पक्ष सुअर भात खिलावे। इसी शर्त पर बारात मंदे वापस गई और घर वालों को सुअर भात का इंतजाम करना पड़ा। उस दिन दोपहर का खाना हम सभी देर शाम को खाकर अपने गांव रात में वापस आए थे। मंदे की घटना से गांव में बहुत सम्मानित हुआ था। विशेष रूप से जब नग्गर चाचा खुश होते थे तो मुझे लगता था कि अब भविष्य में पढ़ने वाली समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि घर में उनकी ही मर्जी से सब कुछ होता था। इस बीच जिस दिन सुदेश्वर पांडे के यहाँ काम नहीं होता, उस दिन मैं गाय भैंसों को लेकर मुर्दहिया पर चराने चला जाता था। इस तरह छुट्टियों के दिन बीतते रहे। एक ऐसा ही दिन था 27 मई 1964। मुन्नर चाचा गाजा लेने अमठा गए थे। वापस घर आने पर उन्होंने बस्ती में सबको बताना शुरू कर दिया कि उन्हें अमठा के ठाकुरों से पता चला कि नेहरू जी इस दुनिया में नहीं रहे। नेहरू, चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी की मौत पर सबसे ज़्यादा अविश्वास मुझे हुआ। मुझे ऐसा लगता था नेहरू जैसा बड़ा आदमी कैसे मर सकता है। उन दिनों हमारे पूरे गांव में, यहाँ तक कि आसपास के किसी गांव में किसी के भी पास रेडियो या ट्रांजिस्टर नहीं था। अखबार की कल्पना तो बिल्कुल असंभव थी। अतः सूचना का कोई साधन न होने से अटकलबाजियों का बाजार गर्म था। किंतु शाम होते होते चारों तरफ गांव में यह खबर फैल गई। व्यक्तिगत रूप से मैं नेहरू जी की मृत्यु से बहुत दुखित हुआ था। उस दिन गांव के कई ब्राह्मणों ने रात का खाना नहीं खाया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भी तो एक तरह से ऊंचे खानदान के ही थे। 7 साल पूर्व 1957 के आम चुनावों के दौरान 1957 के आम चुनावों के दौरान कौड़ा तापते हुए, मतलब कुछ आग जला लिए कंडा का चाहे लकड़ी का,
आग जला के तापना उसे कौड़ा कहते हैं। कौड़ा तापते मुन्नर चाचा द्वारा नेहरू के बारे में बताई गई वे बातें कि वे रूस से सीखकर सामूहिक खेती चकवाट बिछाई स्कूल के परीक्षाफल के निकलने का दिन नज़दीक आ रहा था, जिसके कारण मानसिक तनाव अपनी चरम सीमा पर था। उन दिनों परीक्षाफल देखने आजमगढ़ जाना पड़ता था, क्योंकि परीक्षाफल सैकड़ों पन्नों का मोटा गजट होता था, जिसमें नाम तथा रोल नंबर दोनों होता था। ऐसा गजट शहर के कुछ अखबार विक्रेता खरीदकर अपने पास रोडवेज स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों पर रखकर एक एक छात्र से 8 आना लेकर परीक्षाफल दिखाते थे। इस संदर्भ में एक अफवाह उड़ी कि 6 जून 1964 यानी 6 जून 1964 को परिणाम आने वाला है, यानी कि रिजल्ट आने वाला है। मेरे जैसे तमाम छात्र भागे भागे जहानागंज पहुंचे। वहां आजमगढ़ से आने वाले हर एक इक्का सवार पैसेंजरों से हमें निराशा होती थी। इस तरह 6 जून से लेकर लगभग 2 सप्ताह तक हम प्रतिदिन जहानागंज जाते रहे और शाम तक वहीं रहकर पैसेंजरों से नकारात्मक उत्तर पाते रहे। परीक्षाफल के इंतजार के दौरान जहानागंज के एक विचित्र साधु छात्रों के लिए सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र बन गए। जहानागंज बाजार तथा आजमगढ़ जाने वाली सड़क के बीच एक बगीचा था। वहीं एक पेड़ के नीचे साधु बाबा रहते थे। उनकी विशेषता यह थी कि वह पूर्णतः मौन व्रती थे, किंतु सबसे ज्यादा हैरत में डालने वाली बात यह थी कि वे वर्षों से 24 घंटे खड़े रहते थे। वे खड़े खड़े ही सोया करते थे। वे 2 नज़दीक वाले पेड़ों में एक मोटा रस्सा बांध रखे थे। कभी कभी उसी रस्से पर अपना सिर लटकाकर आराम कर लेते। कुछ पूछने पर वे एक स्लेट पर खड़िया से लिखकर उत्तर देते थे। हमेशा खड़े रहने के कारण लड़के उन्हें खड़खड़िया बाबा कहते थे। मैं भी अन्य लड़कों के साथ खड़खड़िया बाबा के यहाँ चला जाता था और उनसे पास होने के लिए आशीर्वाद मांगता। बाबा लिखकर दिखाते कि हम पास हो जाएंगे। धीरे धीरे खड़खड़िया बाबा के यहाँ छात्रों की भारी भीड़ जमा होने लगी। अतः बाबा ने एक एक का उत्तर देने के बदले स्लेट पर यह लिखकर कि तुम सभी पास हो जाओगे पेड़ पर टांग दिया। जाहिर है बाबा उत्तर लिखते समय उब गए थे। उत्तर लिखते लिखते उब गए थे, कितने लड़कों को जवाब देंगे। आखिरकार परीक्षाफल निकलने के एक दिन पहले जहानागंज में आजमगढ़ से लौटते हुए एक छात्र ने बताया कि कल यानी 18 जून को, अफवाह उड़ी थी 6 जून को रिजल्ट। एक लड़के ने बताया कि 18 जून को 1964 को परिणाम अवश्य ही प्रकाशित हो जाएगा। उस दिन मैं पड़ोस के गांव मठिया के कुबेर राम, जो प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे, से साइकिल लेकर परीक्षाफल देखने आजमगढ़ रवाना हो गया। अभी मैं चंडेसर तक पहुंचा ही था कि घनघोर बारिश होने लगी। चंडेसर के बाहरी हिस्से में सड़क पर दोनों तरफ अनेक पीपल के बड़े बड़े पेड़ थे। मैं बुरी तरह से भीग गया था। वहीं एक पीपल की घनी छाया के नीचे मैं खड़ा होकर पानी बंद होने का इंतजार करने लगा। अचानक मैंने देखा कि हमारे स्कूल के सहपाठी करमवीर सिंह उल्टी दिशा यानी चंडेसर से आते दिखाई दिए। मुझे देखकर मेरे पास आकर उन्होंने अपनी साइकिल रोक दी और बोल पड़े, "त कहाँ जाते हुए रे? दादा फर्स्ट आ गए हुए।" उन्होंने यह भी बताया कि चंडेसर कॉलेज के गेट पर एक आदमी 8 आना लेकर परीक्षाफल दिखा रहा है। वे तृतीय श्रेणी में पास हुए थे। मेरे साथ करमवीर सिंह पुनः चंडेसर कॉलेज चल पड़े। 8 आने देखकर जब मैंने अपने स्कूल वाला पन्ना देखा तो सबसे ऊपर प्रथम श्रेणी की लिस्ट में मेरा अकेला नाम था। 4 लड़के द्वितीय श्रेणी तथा 8 लड़के तृतीय श्रेणी में पास थे। लेखक प्रथम श्रेणी में पहला सबसे नंबर, 4 लड़के द्वितीय श्रेणी में, 8 लड़के तृतीय श्रेणी में पास थे। यानी हमारे स्कूल के 46 लड़कों में सिर्फ 13 पास हुए थे। सबसे ज़्यादा मुझे दुख हुआ था यह देखकर कि चिंतामणि सिंह फेल हो गए थे, हीरा लाल भी फेल थे। जहाँ तक मेरी अपनी अनुभूति का सवाल था वह खुशी से कहीं ज़्यादा आश्चर्य वाली थी। जिस परिस्थिति में मैंने इम्तिहान दिया था उसमें इस तरह के परिणाम की आशा बहुत कम थी। मेरा परिणाम इसलिए भी चौंकाने वाला था क्योंकि बाबा हरिहर दास के उस स्कूल में पहले कोई भी छात्र प्रथम श्रेणी में पास नहीं हुआ था। इस 1964 में प्रथम श्रेणी में पास होना आप सोच सकते हैं कितनी हैरत की बात है। ये तो 1990 सन 2000 2005 तक भी देखने में आया था कि बहुत कम लोग पास होते थे। हम लोगों के यहाँ भी भैया भाभी दीदी वगैरह ये सब। बाबा हरिहर दास के क्या कहाँ पूछे, हाँ
तो इस स्कूल की स्थापना आज़ादी के तुरंत बाद हुई थी। चंडेसर से परीक्षा फल देखने के बाद वापस लौटते हुए पीपल के पेड़ के पास पुनः रुककर मैंने उसकी जड़ों को प्रणाम किया, जिसके नीचे करमवीर सिंह ने सबसे पहले प्रणाम सुनाया था। उस वक्त मैं बहुत अंधविश्वासी हो गया था। ऐसा लगता था कि मानो बुद्ध की ही तरह पीपल के नीचे मुझे भी ज्ञान प्राप्त हो गया। उस समय मैं एक अजीब अनुभूति से गुजरा था। जहानागंज पहुंचकर मैंने एक बार फिर खड़खड़िया बाबा को प्रणाम करके उन्हें बताया कि मैं प्रथम श्रेणी में पास हो गया। उन्होंने स्लेट पर लिखकर दिखाया, आगे भी। जब वापस घर पहुंचकर, मतलब आगे भी का मतलब कि आगे भी ऐसे ही पास हो गए। तो जब वापस घर पहुंचकर मैंने परीक्षा फल बताया तो विशेष रूप से मेरी दादी को कुछ समझ में नहीं आया। मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था कि दादी को कैसे समझाऊं। जब मैंने कहा कि पढ़ाई में सबसे आगे निकल गया तो वह बहुत खुश हुई। दूसरे दिन बाबा हरिहर दास स्वयं प्रिंसिपल धर्मदेव मिश्र के साथ मेरे घर बधाई देने आए। बाबा हरिहर दास प्रिंसिपल धर्मदेव के साथ बाबा के घर आने की खबर चारों तरफ फैल गई, जिसके परिणाम स्वरूप उस पूरे क्षेत्र के सवर्णों में चमड़ा टाप के की ध्वनि गूंज उठी। मेरे गांव के अनेक ब्राह्मण भी घर आकर मेरी तारीफ करते नहीं थकते थे, किंतु वे सभी पुनः यह बताना नहीं भूलते थे कि ज़्यादा पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं। ऐसा लगता था मेरे गांव के ब्राह्मण मुझे हर हाल में पागल होने से बचा लेना चाहते थे। वे यह भी कहते कि अगर जगत जीवन राम को पता चल जाए कि यह लड़का प्रथम श्रेणी में पास हो गया है तो वे 2-3 हजार रुपये महीने की नौकरी तुरंत दिला देंगे। ब्राह्मणों के साथ साथ घर वाले भी मुझे पागल होने से बचाने पर एकदम उतारू थे। ऊपर से 2-3 हजार रुपये की नौकरी की महत्वाकांक्षा से पूरा घर ही बेकरार हो गया था। प्रथम श्रेणी में मेरा पास होना भी मेरे लिए नई दुर्गति लेकर आया। सन 1964 में तो केंद्रीय मंत्रियों का भी वेतन 2-3 हजार रुपये नहीं होता था, किंतु मेरे गांव के ब्राह्मणों ने यह विशेष नया वेतनमान मेरे लिए न जाने कहां से निर्धारित कर रखा था। ब्राह्मणों की बातों से मेरे घर वाले पूरी तरह आश्वस्त हो गए थे, अतः आगे की पढ़ाई का रास्ता एकदम असंभव हो गया। कुल मिलाकर मेरे गृहता की भूमिका बिल्कुल परिपक्व हो चुकी थी। बोधगया से लेकर मुर्दहिया तक, चंडेसर तक के वे तमाम पीपल के पेड़ मेरी कल्पना में झूमने लगे थे। मन में यह विचार भी उठता कि दादी द्वारा भरुखू में भरकर 37 विक्टोरिया गड़े चांदी के सिक्कों को चुराकर घर से भाग जाऊं, किंतु तुरंत यह सोचकर सहम जाता था कि ऐसा करना दादी के साथ बड़ा विश्वासघात होगा। वैसे मांगने पर दादी उन सिक्कों को मुझे अवश्य दे देती, किंतु घर से कभी भागने नहीं देती, क्योंकि उसका सबसे बड़ा हथियार था रो कर प्रेम प्रदर्शन। इस तरह मेरे सामने सारे रास्ते बंद नजर आते थे। मेरे लिए सबसे ज़्यादा दुख की बात यह थी कि चिंतामणि फेल हो गए थे। अन्यथा उन्होंने मुझसे बहुत पहले कहा था कि हाई स्कूल पास करने के बाद हम एक ही कॉलेज में आजमगढ़ जाकर पढ़ेंगे तथा साथ ही रहेंगे। उनका यह भी कहना था कि वे अपने घर से हर माह 10-20 किलो चावल, दाल आदि लाया करेंगे, जिसमें हम दोनों के खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। इसके बदले वे चाहते थे कि मैं उन्हें पढ़ाई में सहायता करता रहूं, किंतु उनको फेल होने के साथ ही ये सारी योजनाएं धराशायी हो गई। मैं घबराकर एक दिन के लिए अपने ननिहाल तरवा चला गया, अपने नानी के यहाँ यानी मामा के यहाँ। मेरे चचेरे मामा राम खिलावन आजमगढ़ के प्रसिद्ध डीएवी कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष के छात्र थे। ध्यान से सुनिएगा कैसे एक जीवन बदलता है। डीएवी कॉलेज जो उनके चचेरे मामा हैं मेरे चचेरे मामा राम खिलावन आजमगढ़ के एक प्रसिद्ध डीएवी कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष के छात्र थे। उन्होंने मुझसे कहा कि डीएवी कॉलेज में 11वें दर्जे में सिर्फ प्रथम श्रेणी के छात्रों को ही दाखिला दिया जाता है और हर दलित छात्र को सरकार की तरफ से 27 रुपया महीना वजीफा मिलता है, जिससे पढ़ाई का खर्चा चल जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि आजमगढ़ के मातबरगंज मोहल्ले में लाल डिग्गी के पास एक सरकारी हॉस्टल है, जिसमें दलित लड़कों को मुफ्त में रहने दिया जाता है। राम खिलावन मामा उसी हॉस्टल में स्वयं रहते थे। उनके द्वारा दी गई यह जानकारी मेरे लिए युगांतकारी सिद्ध हुई। उन्होंने मुझे 1 जुलाई 1961 यानी 1 जुलाई 1961 को आजमगढ़ आकर उसी हॉस्टल में मिलने के लिए कहा। सबसे बड़ा संकट यह था कि उन दिनों जो वजीफा मिलता था वह कम से कम 6 महीने बाद, अतः शुरू के 6 महीने का खर्च स्वयं उठाना था।
इस बीच एक बार फिर संकट मोचक के रूप में मेरे सामने वही हिंदी अध्यापक सुग्रीव सिंह प्रस्तुत हुए। उन्होंने मुझे फिर 30 में मैंने किसी को कुछ बताया नहीं। अच्छा, सुग्रीव सिंह ने प्रस्तुत हुए और उन्होंने फिर 30 में मैंने कुछ किसी को बताया नहीं। 30 जून 1964, 30 जून 1964 की सुबह होते ही मेरा मस्तिष्क विभिन्न विचारों के हुजूम से भर उठा। गृह त्याग की इच्छा अपनी चरम सीमा पर थी। भविष्य में ज्ञान हासिल करने की कल्पना और मोहमयी ग्रामीण रिश्तों के बीच मैं बुरी तरह उलझ कर रह गया था। उस दिन मैं निरुद्देश्य अपने गांव के तीनों मोहल्लों को जोड़ने वाली पगडंडियों के आर पार गया और लौटकर वापस आया। इस दौरान ग्रामीण देवी चमरिया माई, ग्राम देवता डीह बाबा तथा ब्राह्मणों के देवता बरम बाबा आदि सबके सामने शीश नवाकर मैंने मनौतियों की भरमार कर दी थी। उन दिनों हमारे गांव में बृहस्पतिवार तथा शनिवार को कहीं जाना होता तो लोग उसे दिशाशूल कहकर अशुभ मानते थे। आज भी मानते हैं बहुत जगहों पे बृहस्पतिवार और शनिवार को। अतः बाल कटाना भी, नाखून काटना भी, यह भी अशुभ मानते हैं आज भी कई लोग। अतः दिशाशूल मिटाने के लिए एक दिन पीछे वाली शाम को गमछे में थोड़ा सा सत्तू लेकर लोग गंतव्य मार्ग में किसी पेड़ की डाली से लटका देते थे। फिर दूसरे दिन उसी सत्तू को लेकर लोग अपनी राह चल देते थे। इसी दिशाशूल को मिटाने के लिए मैंने भी इस टोटके का सहारा लिया। मेरी माँ के पास एक छोटा सा बहुत पुराना बक्सा था जिसे वह अपनी शादी के बाद तरवा गांव से लाई थी। इस बक्से को वह हमेशा अपनी खटिया के नीचे रखती थी। यद्यपि इसमें कोई सामान नहीं होता था। घर से भागने की पूर्व संध्या में मैंने रसोई के अंदर गगरी में रखे सत्तू में से 2 मुट्ठी निकालकर चुपके से एक चिथड़े में बांधकर माँ के बक्से में रख दिया तथा अंधेरा होते ही उस बक्से को सबकी नज़र से बचाते हुए ले जाकर नटनिया की झोपड़ी में यह कहकर रख दिया कि कल बरहलगंज बाजार से कुछ की चोरी मैंने इसलिए की थी ताकि घर से भागने के बाद उसमें आटा, दाल आदि खाद्य सामग्री रख सकूं। दूसरे दिन 1 जुलाई 1964 की सुबह हमेशा की तरह उस भसौर में, जहाँ पे सोता था भैंस के तबेले में, तो उसे भसौर कहते हैं, सोकर उठने के बाद मैंने गीता के 5 श्लोक पढ़े और कलकत्ता से भंडारी चाचा द्वारा लाए गए रामचरितमानस को लेकर घर वालों की नज़र से बचाते हुए नटनिया की झोपड़ी में पहुंच गया। वहां रखे बक्से में रामचरितमानस, गीता तथा हाई स्कूल की मार्कशीट को मैंने बंद कर दिया। उसमें 2 मुट्ठी सत्तू तो पहले से ही था। इन्हीं चोरी के सामानों के साथ बक्से को कांख में दबाए मैं आजमगढ़ की ओर चल पड़ा। रामचरितमानस हो गया, गीता हो गया, हाई स्कूल का मार्कशीट हो गया और 2 मुट्ठी सत्तू। अभी मैं मुश्किल से 50 कदम मुर्दैया के बाएं वाली पगडंडी पर चला था कि पीछे से दौड़ते हुए नटनिया ने आवाज दी, ओहर कहवा जात हुआ रे बाबू? दादा बरहलगंज जाए खातिर टोटका कैले रहले। जाहिर है बरहलगंज जाने के लिए मुर्दैया के दाएं वाली पगडंडी का सहारा लेना पड़ता था। लेखक जा रहा था उल्टा। तब वह सोच में पड़ गई नटनिया। जब मैंने कहा कि जहानागंज के बाजार से सामान लाना है तो उसे एकदम विश्वास नहीं हुआ। वैसे मेरे पूरे गांव को आभास हो चुका था कि अब मैं वहां ठहरने वाला नहीं था। अतः नटनिया को भी ऐसा लगा कि मैं गांव छोड़कर भाग रहा था। इसलिए उसने कई बार इस बात को दोहराया कि अब लौट के ना आईबा का रे बाबू। वह मुझे बातों में जितना उलझाती जाती मैं उतना ही डरता जाता, क्योंकि आशंका थी कि किसी घर वाले ने देख लिया तो शायद भाग नहीं पाऊंगा। देर हो रही है, ऐसा कहकर मैं तेजी से आगे चल पड़ा। क्षण भर के लिए नटनिया वहीं खड़ी रही और शायद मेरे द्वारा पढ़ाई गई अंग्रेजी वह भूल गई थी, इसलिए बोल पड़ी, पिपरा पे गिद्धवा बैठल हुए। उसके द्वारा बके गए इस वाक्य को मुझे यकायक विचलित कर दिया। गिद्ध हमारी मुर्दैया की अमूल्य निधि थे। किसी जीव का प्राण चाहे जैसे निकले, उसके संपूर्ण अस्तित्व को हमेशा के लिए मिटा देने की क्षमता तो सिर्फ इन्हीं गिद्धों में थी। उस जंगल में मैं जैसे तैसे आगे बढ़ रहा था। मुर्दैया पीछे छूटती चली जा रही थी और साथ ही छूट रहे थे इस प्रिय स्थली के अनगिनत यादों के ढेर। गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का, संभवतः वही थी मेरे लिए नटनिया। इन सब के बीच मेरे मस्तिष्क पर हावी हो गई मेरी अपशगुन वाली छाया। चेचक से जिस दाहिनी आंख की रोशनी चली जाने के कारण लोग मुझे देखकर रास्ता बदल देते थे, उससे भी उतनी ही जलधारा फूट पड़ी थी जितनी की रोशनी वाली आंख से। जंगल की निर्जनता का फायदा उठाकर मैं बेधड़क रुदन प्रक्रिया का शिकार हो गया, यानी लेखक जोर जोर से रोने लगे।
इस दौर से गुजरता हुआ जब मैं गांव की सिवान भरथैया के झील के पास पहुंचा तो यकायक इच्छा हुई कि गांव के जोगी बाबा का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ूं। अतः उस घने जंगल में स्थित झोपड़ी की तरफ मैं मुड़ गया। कांख में दबा बक्सा मेरे सिर पर चढ़ चुका था। ऐसी मतलब सिर पर रब ले लिए थे, पहले कांख में लेके भागे थे कखौरी में। ऐसी ही आदर्श स्थिति में याद आते हैं सदाबहार क्रांतिकारी चे गुवारा, जो मास्को से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरा करने के बाद क्रांतिकारी बने थे। क्यूबा के क्रांति के बाद जब वे फिडेल कास्त्रो का मंत्रिमंडल छोड़कर लैटिन अमेरिका के अन्य हिस्सों में क्रांति के उद्देश्य से चुपके से भाग रहे थे, तो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, मेरे पैरों के पास 2 बक्से थे, एक में दवाइयाँ भरी पड़ी थी और दूसरे में हथियार। मैंने फसलों के बीच से जंगल के लिए रवाना हो गया। खैर उस समय मेरे अंदर न तो चे गुवारा जैसे विचार थे और न बक्से में हथियार। इस बीच जब मैंने जोगी बाबा को उनकी झोपड़ी के पास खड़ा देखा तो उनके पैरों पर गिरने से पहले मेरे मुंह से निकल पड़ा, बाबा। इसके बाद जोगी बाबा ने कहा, जैसन कहत बाड़ा बाबा वैसन जैबा काशी काबा, बड़ सततिया सहबा राम, बड़ सततिया सहबा राम। वो तो बाबा थे ही ना कि कोई भी शब्द किसी के मुंह से निकलता तुरंत गाना बना देते, जैसन कहत बाड़ा बाबा वैसन जैबा काशी काबा, बड़ सततिया सहबा राम, बड़ सततिया सहबा राम। इसी के साथ ही समाप्त हुआ भाग 6। तो भाग 6 समाप्त हुआ। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है। भाग 6 हम समाप्त कर लिए हैं। अगले अंक में मिलेंगे भाग 7 के साथ, जिसका शीर्षक है आजमगढ़ में फाका कसी। तो फाका कसी का अर्थ क्या होता है, यदि आपको पता है तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको यह कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते हुए चलिएगा। आपका दिन शुभ हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। भाग 7 आजमगढ़ में फाका कसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।